नमस्कार सभी लोगों को। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की बात करेंगे और हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे जो इस एक्ट से एसोसिएटेड है। The idea is we'll try to understand कि आखिर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो आपको क्या करना है, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपको पॉज करना है एंड उसका आंसर देखना है। उसका आंसर पहले खुद से देना है, देन आपको सॉल्यूशन उसको देखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया। ये सवाल एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। ये कहता है कि अगर देर आर 10 और more persons एम्प्लॉयड इन योर शॉप तो आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है। हम सब ने अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है हम ये बात जानते हैं कि 10 और more अगर आपके शॉप या फिर एस्टेब्लिशमेंट में लोग एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड हैं देन दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल। पर क्या हुआ, कुछ समय बाद ये नंबर 10 से कम होकर 7 हो गया। ठीक है, तो 10 और more वाली कंडीशन इनवैलिडेट हो गई। तो अब ये बोलता है कि करेक्ट लीगल पोजीशन क्या है व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ठीक है, तो हम 1984 के अमेंडमेंट को यहां देख लेते हैं। तो 1984 के अमेंडमेंट ने ये बोला था कि अगर एक बार आपके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल हो गया आपकी शॉप पर या फिर आपके स्टैब्लिशमेंट पर, देन दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर एवर। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नंबर 10 से कम आ गया। 1984 के अमेंडमेंट के बाद ये अमेंडमेंट आया था, देयरफॉर जो करेक्ट लीगल पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए, द एक्ट विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल ऑन द शॉप। मैं इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं कि थ्रू आउट द लेबर लॉस आपको ये बात याद रखनी है कि देयर इज अ गॉस्पेल ट्रूथ इन द लेबर लॉस, जिसे कहते हैं वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। कंप्लायंस, लिटिगेशन, इन सब का चक्कर ही नहीं। अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया तो ये हमेशा आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा अक्रॉस द लेबर लॉस, नॉट ओनली लिमिटेड टू पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो ये सवाल तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं और इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है आपकी वेजेस की डेफिनेशन की। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। हम सब जानते हैं कि जो किसी कोई भी लेबर लॉज है उसके सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं, यानी कि वो सारे टर्म्स, वो सारे कनोटेशन जो कि एक्ट में यूज हुए हैं उनका आखिर मतलब क्या है। और ये अलग 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 एक्ट्स के लिए बदल जाता है। जैसे कि वेजेस के उदाहरण में जो वेजेस की डेफिनेशन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में दी गई होगी वो डेफिनेशन किसी और एक्ट में नहीं दी गई होगी, कुछ और दी गई होगी। ठीक है, उस एक्ट के हिसाब से वो डेफिनेशन बदल गई। ठीक है, तो अब इस सवाल पे आते हैं। ये सवाल क्या कहता है कि इंक्लूजन पूछा है। तो वेजेस की डेफिनेशन में कुछ इंक्लूजन है कुछ एक्सक्लूजन है। तो जो इंक्लूजन है वो बड़ा आसान है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में केवल एक ही इंक्लूजन है, दैट इज डियरनेस अलाउंस। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी सारे आपके जो है वो एक्सक्लूजन में चले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना वेजेस की डेफिनेशन कंसिस्टेंट नहीं होती, हर एक एक्ट के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। हालांकि यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि फिर इतनी सारी डेफिनेशंस को याद किया जाए, कैसे किया जाए, क्या कोई शॉर्टकट तरीका है। तो द आंसर इज देयर इज नो सच शॉर्टकट, आपको याद ही करना होगा। बट जैसे जैसे आप एक्ट पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आपके एक्ट कंप्लीट होते जाएंगे, यू विल बी एबल टू डेवलप अ पैटर्न आउट ऑफ इट कि आखिर किस चीज में क्या था और किस चीज में क्या नहीं था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन 3। एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एन एम्प्लॉय वर्किंग इन अ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट शैल बी डीम्ड टू बी इन कंटिन्यूअस सर्विस इफ ही हैज नॉट सर्व फॉर लेस देन। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है कि आखिर ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। पहली बात तो हम जानते हैं कि नॉट लेस देन 5 years ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है, तब आप एलिजिबल हो जाओगे। और यही जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस होता है यही निकलता है कंटिन्यूअस सर्विस के प्रोविजन से, कि आपने किसी भी साल उस साल को कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, वो डिसाइड होगा कि आप उस साल कंटिन्यूअस सर्विस में थे या नहीं थे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सर्विस का ये जो प्रोविजन था ये सेक्शन 2A के नाम से 1984 में ऐड हुआ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में। ठीक है, तो अब क्या है इस एक्ट इसके हिसाब से,
तो बेसिकली इसमें पहली बात तो क्लियर हो गई, कंटिन्यूअस सर्विस के हिसाब से पूछा है। दूसरी बात, ये एक केस की बात कर रहा है, एक स्पेशल केस की बात कर रहा है जो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है। तो बेसिकली देयर आर 2 और 3 केसेस इन दिस एक्ट। एक केस होता है आपका जो रेगुलर सैलरी मंथली वेज रेटेड एम्प्लॉयज होते हैं, दूसरा होता है आपका पीस रेटेड एम्प्लॉयज, और तीसरे वो वाले एम्प्लॉयज जो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग तरीके से कंटिन्यूअस सर्विस जो है या फिर जो अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी है वो अलग अलग तरीके से निकलती है। तो अब अपने सवाल पे आते हैं। ये कहता है कि अगर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में आप कंटिन्यूअस सर्विस तब माने जाओगे जब यू हैव सर्व फॉर नॉट लेस देन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विच इज 75% ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द एस्टेब्लिशमेंट इज इन ऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। असर्शन कहता है द मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम ग्रेच्युटी पेएबल इज रुपीज 20 lakhs एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी ने एक बार भी इस एक्ट का नाम सुना है तो सबको पता है कि भाई 20 लाख मैक्सिमम ग्रेच्युटी अमाउंट होती है। 2018 में अमाउंट 10 लाख था और इसको बढ़ा के फिर 20 लाख कर दिया गया। ठीक है, तो ये एकदम सही है। रीजन कहता है सेक्शन 4 confers a right on the employee to receive gratuity if he has rendered of not less than 5 years। तो ये भी आपका एलिजिबिलिटी की बात करता है और एकदम सही स्टेटमेंट है कि आप तभी एलिजिबल होगे जब आपने नॉट लेस देन 5 years की सर्विस करी है। तो रीजन भी करेक्ट है, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं, पर जैसा कि आप खुद ही रिड्यूस कर पा रहे हो दोनों के बीच में कोई सो कॉल्ड रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल एक न्यूमेरिकल की बात करता है। ये क्या कहता है कि एन एम्प्लॉय रिटायर्ड फ्रॉम अ फैक्ट्री आफ्टर पुटिंग इन 20 years ऑफ सर्विस, एक्सक्यूज मी, तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है? 28 years। The last wage drawn by him per month before retirement was ₹39,000। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी टू बी पेड? तो ये किसकी बात कर रहा है? ये उस केस की बात कर रहा है जिस केस में मंथली रेटेड एम्प्लॉयज के लिए कैलकुलेट होता है, और उसका बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विसेज। ठीक है, तो इसको हम निकाल देते हैं। ये है 15/26 इंटू 39,000 इंटू 28। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ₹6,30,000। ठीक है, मैंने मन में ये कैलकुलेट नहीं किया है, मुझे ऑलरेडी पता था, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, और यहां से आप इसको सीधे निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है एज पर द एक्ट इन केस ऑफ पीस रेटेड एम्प्लॉइज द ग्रेच्युटी पेबल इज कंप्यूटेड ऑन द एवरेज ऑफ टोटल वेजेस रिसीव्ड बाय हिम फॉर अ पीरियड ऑफ। ठीक है, तो क्या कहता है, पीस रेटेड एम्प्लॉइज की बात करता है और इनके लिए जब ग्रेच्युटी पेबल होती, ग्रेच्युटी निकाली जाती है, तो आखिर वो लास्ट वेज ड्रॉन होता है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो एवरेज जो पीस रेटेड एम्प्लॉइज होते हैं उनके संग दिक्कत क्या है कि वो हर महीने जो है उनका जो अमाउंट है वो कांस्टेंट नहीं है, राइट? किसी महीने ज्यादा पीसेस बनाए, किसी महीने कम पीसेस बनाए, तो कैसे लास्ट वेज ड्रॉन को हम रेशनलाइज या फिर कंसिस्टेंट कर पाएंगे? इसका बहुत ही अच्छा तरीके से एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। वो क्या है कि आप एवरेज ले लो लास्ट 3 months का, वही होगा आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी, और वही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एज पर द एक्ट इफ इट इज नॉट मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर टू टेक कंपल्सरी इंश्योरेंस इफ ही विशेस टू एस्टैब्लिश अप्रूव ग्रेच्युटी फंड बट ओनली इफ एम्प्लॉइंग। तो बेसिकली ये क्या है, ये कंपल्सरी इंश्योरेंस के प्रोविजन के बारे में आपसे जानना चाहता है। इफ आई एम करेक्टली इफ आई एम करेक्ट देन दिस वाज इंसर्टेड इन द ईयर ऑफ 1987। फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो 1987 में आया था, और इसका मतलब क्या था कि बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग ग्रेच्युटी टू द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर के पार्ट में ये मैंडेट था कि उसको इंश्योरेंस कंपल्सरीली लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसका तरीका क्या था? इसका तरीका ये था कि आप पहले कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाओगे और आप रजिस्टर ही तभी होगे जब आपने इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है।
ठीक है। तो कंपलसरी इंश्योरेंस समझ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या है। अब इसमें क्या ये था, इसमें था एक एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन कहता था कि अगर आपने अप्रूव ग्रेचुटी फंड बना के रखा हुआ है तब आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे, बट आप हर केस में ग्रेचुटी फंड नहीं बना सकते। आपके आपके एस्टेब्लिशमेंट में मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग होने चाहिए। वो कितना है, वो है आपका 500 और मोर पर्सन। देन दिस विल बी अ करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं। दो स्टेटमेंट हमारे सामने है। पहला स्टेटमेंट कहता है एज पर द एक्ट ईच एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस शैल मेक नॉमिनेशन एंड मे डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी अमंग मोर देन वन नॉमिनी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेक्शन 6 में हमें यह देखने को मिलता है कि अगर आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया है तब आप एम्प्लॉयर के पास नॉमिनेशन भी देते हो कि आखिर वो नॉमिनेशन कौन सा होगा। स्टेटमेंट 2 बोलता है इफ एन एम्प्लॉय हैज अ फैमिली एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ नॉमिनेशन द नॉमिनेशन शैल बी मेड इन फेवर ऑफ वन और मोर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। बिल्कुल सही बात, फैमिली ही प्रायोरिटी है फॉर द पर्पस ऑफ नॉमिनेशन। अब इसके आगे ये कह देता है कि एंड और अमंग द पर्संस ऑफ एम्प्लॉय चॉइस। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है ये बात कि डोमिनेशन जो होता है वो विद इन द फैमिली मेंबर्स ही हो सकता है। अगर उसके फैमिली मेंबर्स नहीं है तब वो कोई बाहर का बंदा कर सकता है, बट अगर सब्सिक्वेंटली फैमिली आ गई देन फिर से उस जो नॉमिनेशन होगा रीफाइल करना पड़ेगा और फैमिली मेंबर को देना पड़ेगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एन एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी विद इन। तो ग्रेचुटी की ड्यू डेट बात करी है, तो ग्रेचुटी की जो ड्यू डेट है वो है आपकी 30 डेज। इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी विच इज 30 डेज। सेक्शन 7 में ये साफ साफ लिखा है, अगर आपने नहीं दिया विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज देन आपके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 7A ऑफ द एक्ट। तो अपॉइंट कौन करता है इंस्पेक्टर को? इंस्पेक्टर्स आर एक्चुअली अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ ग्रेचुटी इज नॉट पेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, अब ये रिकवरी की बात कर रहा है, रिकवरी की बात कर रहा है। हम सेक्शन 8 की तरफ बढ़ चुके हैं। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल इशू अ सर्टिफिकेट फॉर दैट अमाउंट टू द कलेक्टर हु शैल रिकवर द सेम टुगेदर विद द कंपाउंड इंटरेस्ट एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शैल नॉट एक्सीड। अच्छा, अब क्या होगा, अगर आपने ग्रेचुटी पे करने में डिले कर दिया तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, बट अगर आपने ग्रेचुटी दी ही नहीं तब वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा और वो रिकवरी अमाउंट की तरह कलेक्ट होगा। बट अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो फिर वो अमाउंट तो बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक अपर कैप लगा दी गई। वो क्या लगा दी गई कि किसी भी हाल में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर द एक्ट शैल बी। तो पेनल्टी पूछी है, पेनल्टी आपको सीधे सीधे याद करनी होगी, इसमें और कोई तरीका नहीं है। हर एक एक्ट में रेक्टिफिकेशन लगाना पड़ेगा और ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ, फाइन ₹10,000 और बोथ। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने क्या देखा, आज हमने कुछ सवाल देखे और ये सवाल देख के हमें समझ में आया कि आखिर इस एक्ट में किस किस टाइप के सवाल बनते हैं। कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप एक बार सवालों से गो थ्रू कर लें, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ योर सेल्फ असेसमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ टू अंडरस्टैंड कि आखिर कैसे सवाल आ रहे हैं, ताकि जब आप एक्ट की पढ़ाई करो तो उन्हीं चीजों पे आप फोकस करो जिनके सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल। एंड हु वी आर ह्यूमन पेरेटस। हम पिछले 10-12 सालों से यूजीसी नेट एचआरएम, यूजीसी नेट मैनेजमेंट और यूजीसी नेट कॉमर्स में तैयारी करा रहे हैं। हम कोर्स किस तरीके से देते हैं, कैसे हमारा पढ़ाने का तरीका है, कैसे हमारी बुक्स होती हैं, इन बातों को जानने के लिए आप सीधे वेबसाइट पे जाइए, हमसे कांटेक्ट करिए थ्रू कॉल और व्हाट्सएप। एंड ऑल्सो विल गिव यू 1 डे फ्री ट्रायल टू सी योर सेल्फ कि आखिर कैसे हम तैयारी करा रहे हैं। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।